स्टार्ट करें। ठीक, आज हमें जो पढ़ना है एक्सेल में, अब तक जो पढ़े हम लोगों ने कौन सा था? वैदिक सभ्यता। ठीक, उसके पहले क्या था हमारा? हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा पहले क्या है? प्रागैतिहासिक कालखंड। ठीक है, तो उस कालखंड से हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सेल में। ठीक है, ये हुआ, मतलब ये हुआ, इस पूरे क्रम को अगर देखिए एक्सेल में हम ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा बैकअप ले रहा हूं, फिर यहां से हम लिंक करेंगे उनको को। तो सबसे पहला जो कालखंड है, या फिर जो है हम जो भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं, और विशेष रूप से जो है प्राचीन भारत का जो इतिहास है, ठीक है, इस इतिहास में जो है पहले कालखंड जिनको हम पढ़े वो क्या है? पहले सेगमेंट क्या है? इतिहास के स्रोत की बात की थी हम लोगों ने। ध्यान होगा इसमें, पुरातात्विक और साहित्य की बात किए थे। उसके बाद फिर दूसरा बात किया था मैंने, इसी में डिस्कस किए थे हम लोगों ने इतिहास के कालखंड। इतिहास के कालखंड की बात किया था मैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो डिस्कस किया था इसमें कालखंड में जो है दो कालखंड की बात किया था मैंने। एक प्राक ऐतिहासिक इतिहास और दूसरा जो है आद्य इतिहास की बात किया था मैंने। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो डिस्कस किया था हम लोगों ने इस प्राक इतिहास के अंतर्गत उसमें प्रागैतिहासिक काल को डिस्कस किया था मैंने। प्रागैतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक कालखंड में अलग अलग कई उसके पार्ट्स बताया था मैंने। पाषाण काल है या फिर और बाकी दूसरे भी है ये। ठीक है, इस तरह से ये, तो उसमें कई और भी जो है थे इसमें से ये। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ था, तारकेश्वर गुड मॉर्निंग। राइट, उसके बाद फिर डिस्कस किया था मैं इस प्रागैतिहासिक कालखंड के बाद इसमें जो कुछ और भी थे इसमें से। प्रागैतिहासिक कालखंड में पाषाण काल है, फिर आगे चल करके इसमें जो है ताम्र पाषाण भी सेगमेंट है आगे चल करके इसमें। ठीक है, मगर इसके बाद मोटी जो मुख्य बातें हम डिस्कस किए थे इनमें, सिंधु कौन सा? हड़प्पा सभ्यता जो डिस्कस किए थे, ये था हड़प्पा सभ्यता का। और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये प्रागैतिहासिक कालखंड में जो है प्रागैतिहासिक वाला सेगमेंट हो गया। प्राक ऐतिहासिक कालखंड में, आद्य ऐतिहासिक कालखंड में कौन सा हो गया? हड़प्पा सभ्यता। इनकी बात किए थे ये, और इनके साथ फिर वैदिक का काफी बड़ा हिस्सा है। ठीक, उसके बाद फिर डिस्कस किए हम लोगों ने कौन सा? वैदिक सभ्यता। इनकी बात की हम लोगों ने, वैदिक सभ्यता। ठीक है, मगर साथ में हम ये भी जानते हैं कि वैदिक सभ्यता के समकालीन और हड़प्पा के उत्तराई चरण में, वैदिक सभ्यता के समकालीन और हड़प्पा के उत्तराई चरण में, उत्तराई चरण मतलब उत्तर हड़प्पा जो चरण कहते हैं 1900 बीसी से लेकर के लगभग जो हम लगभग 1300 बीसी के आसपास तक मानते हैं, उनमें जो है भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियों का विकास हुआ, स्थानीय संस्कृति का विकास हुआ, हम ये भी जानते हैं ये। ठीक है, और वही संस्कृति आगे चल करके जो है 600 बीसी में, वही जो संस्कृति के कुछ स्थल है आगे चल करके 600 बीसी में जो है उन्होंने नगरों का विकास किया, बृहद नगर बनाए, बड़े नगर बनाए, जिनको हम फिर उस समय के कालखंड में जो है भारत में द्वितीय नगरीकरण का कालखंड भी कह देते हैं। इनके साथ साथ हमने यहां भी देखे कि इस वैदिक सभ्यता में इसमें दो कालखंड की बात किया था मैंने, एक पूर्व और एक जो है उत्तर की बात किया था। एक अर्ली वैदिक फेज, दूसरा जो है लेटर वैदिक फेज की बात किया था मैंने। इस फेज में जो है कई बड़े परिवर्तन आए थे, हमने ये देखे हैं कि कैसे कबीलाई जो शासन व्यवस्था, कबीलाई जो समाज का जो स्वरूप था, उस धीरे धीरे जो है एक क्षेत्र आधारित राज्य उसमें आकार ले रहा था। जो प्राक समाज हुआ करता था, कैसे वहां जो है एक सभ्य समाज की ओर आगे बढ़ रहा था, कैसे जो है एक पशुपालक आधारित अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे जो है उन्नत कृषि व्यापार वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था। हमने इस सांस्कृतिक जीवन में यहां भी देखे कि कैसे जो भौतिकवादी जो है, जो जनजातीय है, वो धीरे धीरे जो है प्राकृतिक शक्तियों का उन्होंने दैवीकरण किया। एक नहीं, दो नहीं, कई अलग अलग देवताएं बन गए। उसके बाद उत्तर वैदिक में देवताओं की जो है स्वरूप में परिवर्तन आया, उनकी संरचना में परिवर्तन आया, और वहां से फिर नई संकल्पना
इंद्र के स्थान पर पहले अग्नि महत्वपूर्ण, फिर बाद में इंद्र महत्वपूर्ण, फिर बाद में प्रजापति महत्वपूर्ण, और अब 600 BC के आते तक बिल्कुल अलग प्रकार की व्यवस्था विकास हो जाएगा। उनकी समाज और उनकी धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। उनकी रहन सहन, जीवन के तरीके, यहाँ तक कि उनके आध्यात्मिक और जो दार्शनिक विचार है उसमें परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। ये 600 BC जो है इसलिए से माना जाता है ये मौलिक परिवर्तन का कालखंड है। ये 600 BC जो है एक मौलिक परिवर्तन का कालखंड है। एक्चुअली इस क्रम में अगर देखें तो पहले सेगमेंट में पहला चैप्टर हमारा जो है इतिहास के स्रोत, इतिहास के कालखंड, दूसरा फिर प्रागैतिहासिक कालखंड, तीसरा इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता, चौथा जो है वैदिक सभ्यता, और उसके बाद जो पांचवा जो कालखंड है जो हमें समझना है, जिसे बहुत सी घटनाएं एक साथ में निहित किए हुए हैं, उनको बोलते हैं बुद्ध काल, या फिर महाजनपद काल, या फिर बुद्ध काल, या फिर महाजनपद काल, या यहां से ही प्रारंभ हो रहा है हमारा ऐतिहासिक काल। यहां से ही प्रारंभ हो रहा है अपना ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें यह समझ लेना है ये क्या है एक्चुअल में एक ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यहां से प्रारंभ हो रहा है। ऐतिहासिक काल की बात कर रहा हूं मैं, उस कालखंड की बात कर रहा हूं तब जब व्यवस्थित हमें जो है पुरातत्व और साहित्य, चाहे देसी हो चाहे वहां विदेशी हुए, व्यवस्थित तरीके से हमें मिल गया जिनका हम ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कालखंड को जो है, इस कालखंड से जो प्रारंभ हो रहा है किसका, ऐतिहासिक कालखंड का ये प्रारंभ का काल है। ये प्रारंभ का काल है, ये ऐतिहासिक कालखंड का। और ऐतिहासिक कालखंड के प्रारंभ का काल कहने के जो बेसिक कारण है, इसका जो बेसिक कारण है, कारण यह है कि यहां से जो है व्यवस्थित पुरातात्विक जो मिले हैं वो भी बहुत व्यवस्थित मिले हैं, लगभग एक अपनी जो मूल अवस्था को उन्होंने बनाए रखा है। इसके पहले के जो है वैदिक कालखंड में जो है में कोई बहुत मूलावस्था में जो है उनका कोई पुरातात्विक साक्ष्य में प्राप्त नहीं हुए हैं, और ना ही इस वैदिक पूर्व इतिहास के जो कालखंड जिनको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं उनके जो पुरातात्विक साक्ष्य है वैसे अपने मूल स्वरूप में नहीं है। राइट, ठीक है, तो यहां से जो है 600 BC से जो है हमें जो पुरातात्विक जो साक्ष्य है, जो पुरातन जो अवशेष है, वो पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो भी अपने मूल स्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में यहां से जो है वो हमें मिलने प्राप्त, मूल स्वरूप में प्राप्त हुए, यहां से हमें मिलना प्राप्त हुआ। राइट, ऑनलाइन में जो सभी बच्चे हैं मुझे मैसेज करेंगे, और आप सबको गुड मॉर्निंग। और आज जो है गणेश जी का विसर्जन भी है क्या? राइट, ठीक है, तो ठीक है, विसर्जन करने के लिए हम क्लास के बाद में चले जाएंगे, मगर थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं ये। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ झांकी का भी प्रोग्राम होता है तो वो भी देख लेंगे ये। ठीक है, बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिवस भी है, और साथ में ये भी जानते होंगे कल जो है इस तरफ गुजरात में जो है मेट्रो का एक फेज का भी अनावरण किया गया है, और कल हम ये भी जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन 4 जगहों पर वंदे भारत ट्रेन का भी जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है, उनमें से एक छत्तीसगढ़ में दूसरा वंदे भारत ट्रेन मिला। नंबर 1 पहले बिलासपुर से लेकर नागपुर तक का वंदे भारत ट्रेन था, और वैसे फिर दूसरे और इसी क्रम में जो है दूसरा वंदे भारत ट्रेन जो है इधर जगदलपुर दुर्ग से जो है सुबह सुबह निकलेगी 6:45 के आसपास, और लगभग बहुत जल्दी से वहां पहुंच जाएगी आगे रायपुर, और बाकी इधर होते हुए कहां तक, महासमुंद, और आगे जो है वो खरियार जो रोड है वहां से होते हुए कहां तक पहुंच जाएगा, उधर विशाखापट्टनम तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इनके साथ साथ जो है कुछ समय पहले जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक सुदर्शन ब्रिज, इस टर्म से भी यूज कर रहा हूं मैं, सुदर्शन ब्रिज का भी जो है उसको भी प्रारंभ किया गया था। ये जो है ओखा जो आइलैंड है गुजरात में, और वहां से जो है ओखा जो बेट है गुजरात में ही, दोनों के बीच में एक तरफ जो स्थित है द्वारकाधीश का मंदिर, उनके लिए बहुत विशेष है, बहुत मायने रखता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके साथ साथ जो है और ध्यान में रखना है कि हाल ही में जो है भारत सरकार के द्वारा, भारत प्रधानमंत्री के द्वारा
ठीक है, नमो रेपिड ट्रेन, ठीक है, जिनको हम जो है बुलेट ट्रेन, ठीक है, बुलेट ट्रेन, बुलेट नहीं है इसमें से, मेट्रो, नया मेट्रो वो, ठीक है, ये भी अभी गुजरात में ही शुरुआत किया गया। तो ये सब की इनकी लोकेशन कहां पर है, किसने किया, कब किया, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, राइट। ये सब बातें ध्यान में रखेंगे ये, ठीक है। और ऐसी और मैं कुछ कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें अब उसमें हम प्रयास करेंगे, मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा बताते चले जाऊं, और साथ में कभी परिस्थितियां बनी तो मैं अलग से लेक्चर भी प्रोवाइड करूं करंट अफेयर पर्टिकुलरली न्यूज एनालिसिस बेसिस पर ये, ठीक है, ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। ऑनलाइन में अगर इंटरेस्टेड होंगे कि मैं न्यूज एनालिसिस पर जो है सेपरेट सेगमेंट स्टार्ट कर लूं, चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना हो, ठीक है, तो मुझे मैसेज करेंगे ये, राइट। हिनल गुड मॉर्निंग, क्लास नहीं आए हैं आप, ठीक, वेरी गुड। और पूजा प्रश्न हो गए होंगे तो पढ़ना शुरू कर दिए हैं, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ऐतिहासिक कालखंड की बात कर रहे हैं। इसके पहले मैंने दो कालखंड इस तरफ जो ले रखा है, यहां पर दो खंड दे रखा है, एक प्राक ऐतिहासिक कालखंड की बात कर रहा हूं मैं, और एक दूसरा जो है वो कौन सा है, आद्य ऐतिहासिक कालखंड की बात कर रहा हूं मैं, कौन सा है, आद्य ऐतिहासिक। अब उसके बाद का जो कालखंड है, उस कालखंड की बात कर रहा हूं मैं तब जब हमारे पास में पुरातात्विक साक्ष्य है, भरपूर पुरातात्विक साक्ष्य है हमारे पास में इस 600 बीसी के प्रारंभ से। उनके साथ साथ जो है जो साहित्यिक ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है इतिहास लेखन में किसी भी कालखंड की। तो जो साहित्यिक जो साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य, इनमें जो है जानते हैं ये कुछ देसी होते हैं और कुछ इसमें जो है विदेशी भी हो सकते हैं, पुरानी बातें ही हैं, थोड़ी ताजा हो जाएंगी। और देसी में जो है कुछ का संबंध जो है धार्मिक से भी हो सकता है, और कुछ जो है इसमें गैर धार्मिक, धार्मिक में जो है कुछ वैदिक साहित्यिक ग्रंथ से हो सकता है, और कुछ जो है गैर वैदिक भी हो सकता है। ये हम डिस्कस किए हुए ऑलरेडी जानते हैं। ये विदेश में जो है, ये जो है कई अलग अलग देशों से आने वाले यहाँ पर जो है विदेशी यात्री हुए, जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत के माध्यम से उन्होंने जो है अपनी कई बातें रखी है। अब वो चाहे इस तरफ, चाहे वहां यूनान से आए, चाहे वहां अरब से आए, चाहे वहां चीन से या फिर किसी और क्षेत्र से ही क्यों ना आए, हमें इन सबसे जानकारी मिलती है ये, राइट। तो आज की जो इस कालखंड, आज की इस क्लास में जो है जो मुख्य जोर जो होगा मेरा मुख्य जोर होगा कि 600 बीसी में जो है वो प्रमुख घटनाएं क्या क्या है, वो हमारा एक माइंडसेट, एक दिमाग में एक स्ट्रक्चर, एक संरचना बन जाए कि हम 600 बीसी को किस स्वरूप में समझें। 600 बीसी के जो कालखंड है उनको समझने का जो पद्धति होगी हमारी, वो क्या होगी, उसमें कौन कौन से जो है सेगमेंट, मतलब कौन कौन से उनके जो है कंपोजिशन है, संघटक है, जिनको हमें समझना है, वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो 600 बीसी से लेकर के 400 बीसी तक भारत के इतिहास के लिए बहुत मायने रखता है। भारत के इतिहास के लिए तो मायने रखता ही है, मगर साथ में यहां से जो है हमारे लिए जो प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी में भारत के जो इतिहास से जहां से प्रश्न बनते हैं, उसके लिए एक मौलिक सोर्स के रूप में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है इस तरह के टॉपिक को पढ़ने का, क्योंकि ये जो है ये बहुत सेलेक्टिव टॉपिक है जहां से प्रश्न बनते ही है, समानता प्रश्न बनती है। और ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक्स को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस समय उसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है, तब जब परीक्षा लगभग जो है 4.5 महीने बचा हुआ है, 4.5 महीने बचा हुआ है, तो उनकी रणनीति भी क्या होगी, अब उसको फिर से देखना पड़ेगा। एग्जाम कैसे ही निकाले, उसके लिए क्या तरीके अपनाएं, ये भी हमें और सोचने पड़ेंगे फिर से। मतलब अपनी तैयारी को एक नई अब उछाल देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अब प्रारंभिक परीक्षा और वर्तमान जो समय है उसके भी बहुत अधिक समय नहीं रह गया है। तो एक दिन अगर आप लोग चाहो तो मैं जो है इसके लिए 4.5 महीने की कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, उस पर भी अलग से सेपरेट डिस्कस कर सकते हैं, और कभी ऑनलाइन ही सही है,
लेट नाइट या फिर दोपहर टाइम में, किसी भी टाइम में है, ठीक, ऐसा किया जा सकता है। ऑनलाइन में अगर बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे मैसेज कर देंगे, ग्रुप में ही मैसेज करेंगे और ग्रुप से मुझे पता चलेगा कि आप लोग उसमें इंटरेस्टेड है, तो फिर उसको प्रयास किया जा सकता है। सेहत अगर साथ साथ दिया चलता कुछ रहा तो ठीक। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये जो बुद्धा जो फेज है और भगवान महावीर का जो फेज है, महाजनपद है, मगध साम्राज्य है और मौर्य वंश, ये बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है ये। तो यहां तक मैंने बता दिया कि कैसे हम उस प्राचीन इतिहास के कालखंड को अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत अधिक टॉपिक नहीं है प्रारंभिक प्राचीन काल में ये, ठीक है। ये बहुत मेजर चीज है। इसके बाद फिर एक जो आएगा मुख्य चीज, उसमें मौर्य आएगा और गुप्ता आएगा, बाकी साइड लाइन वाले हैं, छोटे छोटे, एक दिन में 4-5 छोटी चीजों को कवर कर लेने वाला बात है ये। अब बुद्ध काल, इसको मैंने बताया एक कालखंड, मैंने क्या बताया कि ये ऐतिहासिक कालखंड है। ऐतिहासिक कालखंड का मतलब क्यों? क्योंकि यहां पर से हमें जो है स्पष्ट रूप से, बहुत मौलिक रूप से पुरातात्विक साक्ष्य और साथ में साहित्यिक साक्ष्य हमें मिलने शुरू हो गए हैं। राइट, ठीक। अब हमें यह समझना है कि 600 बीसी के जो कालखंड है उसमें ऐसे क्या प्रमुख प्रमुख घटनाएं हैं जो हमारे इतिहास को प्रभावित किया हुआ है और जो हमारे एग्जाम के लिए प्रश्न के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करते हैं। राइट, उनको देख लेते हैं पहले ये, ठीक। अब उनको प्रॉपर नोट डाउन करते चले जाएंगे, जैसा मैं जो है यहां पर लिख रहा हूं। अगर फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट के रूप में लिखेंगे, और कोई अगर मान लो टेबुलेशन किया, मैंने जो भी तरीका अपनाया उसमें आप उस तरीकों को अपनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, तो यहां तक तो मैंने बहुत बेसिक से बता दिया ये, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं कि जो बुद्ध कालखंड है, बुद्ध काल या फिर महाजनपद काल, इसको और भी कई अलग अलग काल खंड, इनको जो है कई अलग अलग कालखंड के रूप में जानते हैं। इनको जो है कई अलग अलग कालखंड के रूप में जानते हैं ये, इनको कई अलग अलग कालखंड के रूप में हम जानते हैं ये, ठीक। तो इसको मैं यहां से दे रहा हूं मैं ये, इनको मैं थोड़ा सा इधर आगे खिसका दिया और यहां से जो है इसको मैं अब खींच दे रहा हूं। और इसमें समझना है कि इस बुद्ध कालखंड को या महाजनपद काल को और क्या क्या कहते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि प्रश्न कोई भी शब्द को लेकर पूछे इनमें से ये, तो हमें बन जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि वो किस कालखंड की बात कर रहा है। बुद्ध काल इसीलिए क्योंकि ये भगवान बुद्ध का जन्म का कालखंड है, उनके जीवन का कालखंड है ये, ठीक है। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण इस कालखंड को माना जाता है, क्योंकि यहां से जो है धार्मिक जो मान्यताएं थी, जो सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं, उनमें एक मौलिक परिवर्तन या फिर मौलिक जो विचार है वो उनका जुड़ाव हुआ। इसके पहले हमारे पास जो धार्मिक और जो सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं, उसमें कुछ जनजातियां और कुछ जो है आर्यों की, इन द सेंस वैदिक मान्यताओं का ही समावेश है, ठीक है। उसमें ही भारतीय संस्कृति का जो शुरुआत वहीं से हुआ हो। तो भारतीय संस्कृति के इतिहास में अगर 600 बीसी से पहले अगर बात करें तो क्या है, कुछ पाषाणिक संस्कृति की विशेषताएं हैं, कुछ उसमें ताम्र पाषाणिक संस्कृति की विशेषताएं हैं, कुछ उनमें महापाषाणिक संस्कृति की विशेषताएं हैं, कुछ उनमें हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं हैं, कुछ उनमें वैदिक संस्कृति की विशेषताएं हैं। तो भारत की जो संस्कृति का मतलब 600 बीसी से पहले जो है इन्हीं सबकी कुछ मूल प्रकृति को समाहित किए हुए है। मगर अब यहां से सॉरी माफ कीजिएगा, तो यहां से जो है भारत की संस्कृति में जो है एक नई उपादेयता, नई जो है तत्व, किनका समावेश होगा, कई सारी चीजें हैं, मगर मुख्य रूप से इसमें जो है कौन सा है, बौद्ध धर्म और उनका दर्शन, ये जुड़ेगा भारत की संस्कृति और उनकी विरासत से। दूसरी जो बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है उनका जुड़ाव होगा, वह है जैन धर्म और उनका
दर्शन से। ये इनके साथ साथ ही संस्कृति में बहुत बड़ा परिवर्तन जो आएगा, क्योंकि इसी कालखंड में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत के उस तरफ मकदूनिया और ईरानियों का आक्रमण भी हुआ है। उसने कुछ नई प्रकार की तत्वों का भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश करवाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईरानी और जो यूनानी और ईरानी लोग थे उनका यहाँ पर आक्रमण हुआ, उसने बहुत महत्वपूर्ण तत्व जोड़े। भारत की सांस्कृतिक विकास में बड़ा महत्वपूर्ण उनका योगदान है। ये इनके साथ साथ जो है नई उन्नत कृषि व्यापार वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था का विकास होगा। दूसरे बार यहाँ पर नगरीकरण होगा। बड़े बड़े जो है जनपद, बड़े बड़े जनपद और फिर महाजनपद और फिर साम्राज्य बनेंगे। इस यही कालखंड है ये। इसीलिए इस कालखंड, इनके साथ साथ ये जो कालखंड है प्राचीन भारत में सामाजिक और धार्मिक स्तर में मौलिक परिवर्तन का एक कालखंड है। प्राचीन भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक कालखंड है। ये एक ऐसा कालखंड है जो आगे मध्य काल में भी एक, जब भक्ति आंदोलन हुआ था तब कहते हैं दूसरी भक्ति आंदोलन। मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसे दूसरी भक्ति आंदोलन कहते हैं, दूसरी धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। तो भारत में पहली धार्मिक सुधार आंदोलन, पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वो कब घटित हुआ है? प्राचीन काल में हुआ है। और वो कब? इसी कालखंड की बात कर रहा हूं, तब जब समाज और धर्म में सुधार के लिए कई प्रयास किए जाएंगे। इसीलिए इस कालखंड को जो है सब प्राचीन भारत में सामाजिक सांस्कृतिक, प्राचीन भारत में सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का काल भी कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का काल भी कहते हैं। ये पहला कालखंड है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर जो है विकास हुआ। एक सेगमेंट यहां हो गया। वैसे ही दूसरा जो कालखंड है, इनको जो माना जाता है, ये तो ये बताया मैंने, या ये भी कह सकते हैं, इनको ये भी कह सकते हैं कि ये जो कालखंड है, इस कालखंड में जो है भगवान बुद्ध वाला तो बता दिया मैंने, भगवान महावीर का भी कालखंड कह सकते हैं। इनको भगवान महावीर का भी कालखंड कह सकते हैं। ये भगवान महावीर का भी कालखंड कह सकते हैं। भगवान महावीर का इनका कालखंड भी कह सकते हैं। अब इसके आगे ले रहा हूं जस्ट, ये आप लोग इसको आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है, इनके बाद ये भी इनके साथ साथ जो है चलता रहा इसी कालखंड में राजनीतिक दृष्टिकोण से इस समय जो है, पहले जो है जन पूर्व में हुआ करते थे, जानते हैं पूर्व वैदिक काल में। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में ये जनपद बन चुका था। यही सब पढ़ाने वाला हूं आज मैं, ठीक है। जनपद के बाद जो है यहां पर शुरुआत हो चुका है महाजनपद का, 620 में महाजनपद। तो 16 महाजनपदों की हमें प्रमुख रूप से जानकारी मिलती है। इसीलिए इस कालखंड को जो है क्या कहते हैं? महाजनपद काल। भारत की इस गंगा के मैदानी और ये थोड़ा सा यहां तक के मैदानी वाले क्षेत्र तक, यहां पर क्या मिलते हैं? 16 महाजनपद मिलते हैं। इसीलिए इस कालखंड को जो है महाजनपद काल भी कहते हैं, राइट, ठीक है। इनके साथ साथ जो है इसी कालखंड में जो है कई सूत्र ग्रंथों की रचना हुई है। वो छठ दर्शन में सूत्र ग्रंथ है, वो भी यही है। और भी कई ग्रंथ है, धर्म सूत्र है, और भी कई ग्रंथ इनमें से। इन सबकी रचना जो है इसी कालखंड में आकर के होना शुरू हुआ, ठीक है। उपनिषद
भी लगभग इसी कालखंड में लिखे गए हैं। उपनिषद उनका भी रचना इसी कालखंड में हुआ, इसीलिए इसको कभी कभी जो है औपनिवेशिक औपनिवेशिक काल भी कह देते हैं। औपनिवेशक मतलब उपनिषदों की रचना काल ये भी कह देते हैं। तो ये क्या है, एक तो ग्रंथों सूत्र ग्रंथों की रचना हुआ। सूत्र ग्रंथों को कहने का मतलब ये हुआ कि वो ग्रंथों को सूत्रबद्ध तरीके से लिखा गया, ठीक है। और थोड़ा क्लिष्ट होकर देखा जाए तो सूत्र ऐसी समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो सूत्र रचना करना, और ये केवल भारत में हो रहा था ऐसा नहीं है, ऐसा जो है पूरे समकालीन विश्व में चल रहा था। पाइथागोरस एक नाम सुने हैं आप लोगों ने, इसी कालखंड का है वो। पाइथागोरस इसी कालखंड का है ये, ठीक है। इसके साथ साथ जो इसमें और भी कई है, उधर जो यूनान में भी कई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ठीक है। सुकरात वो सब जो है आगे चल करके यही सब कालखंड से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं ये, ठीक है। महाजनपद काल हो गया, उसके बाद फिर साहित्यिक ग्रंथों का सूत्र रचना हुआ, इसीलिए उनको जो है सूत्र काल, इनको जो है सूत्र काल भी कहा जाता है, इनको जो है सूत्र काल भी कहा जाता है ये, ठीक है। कौन है मुझे हाथ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अपना प्रश्न पूछ लेंगे, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं देख लेता हूं कौन कौन है क्लास में भी। ठीक है, हाँ ठीक है। कुछ प्रश्न पूछने होंगे तो मुझे मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो अभी कौन सा टाइम माने सूत्रकाल हो गया। अब सूत्रकाल के साथ साथ जो है हम ये भी जानते हैं कि भारत में इससे पहले जो नगरीकरण हुआ था, भारत में इससे पहले जो नगरीकरण हुआ था, हम जानते हैं कि भारत में जो पहली नगरीकरण है, भारत में प्रथम नगरीकरण जो हुआ था, प्रथम नगरीकरण हुआ था वो कब था, हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। और इसके हमने 3 अलग अलग चरणों की बात किए थे। एक प्रारंभिक वाला फेज था इनका, और एक जो है परिपक्व वाला फेज था इनका, और दूसरा जो है उनका उत्तर वाला फेज था हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। तो यहां तो जो है नगरों के विकास की उनकी पृष्ठभूमि बना, यहां पर बड़े नगर बने, बड़े नगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे। और यहां पर क्या हो गया, डी अर्बनाइजेशन हो गया, नगर थे वो सब नगरों का पतन हो गया, नगरों का पतन हो गया, नगरी तत्व का पतन हो गया बेसिकली ये, ठीक है। और उसके बाद के कालखंड को जानते हैं कि हड़प्पा के बाद जो वैदिक कालखंड जो आया था, वो वैदिक बेसिकली क्या था, पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर। तो पूर्व बेसिकली क्या है, ये तो जनजातीय ग्रामीण बस्तियां हैं, इसमें जनजातीय ग्रामीण बस्तियां हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में यही जो ग्रामीण बस्तियां थी वो धीरे धीरे कुछ बड़ा कस्बा का आकार ले रहे थे ये, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा कह सकते हैं पूर का आकार, पूर कहते हैं ना, पुरंदर इसीलिए कहते हैं इंदिरा को, ठीक है, पुरंदर। इसके बेसिस पर क्या है, पूर्व, मगर पूर्व का मतलब जो है इसमें नगर नहीं है, नगर का शब्द का उल्लेख, नगर शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार भी नहीं है। उत्तर वैदिक काल में भी जो है आए हैं तो बहुत कोई विशेष प्रकार के नगर नहीं, वो नगर नहीं कहा जाए उनको, वो बहुत पुराना क्या है, कस्बा ही है एक तरह से ये, ठीक है। तो अब ये तो पहली नगरीकरण हो गया यहां पर, ये फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट जो है अर्बनाइजेशन हुआ, ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, ये पहले नगरीकरण था, ये पहले नगरीकरण वाला कालखंड था। मगर अब यहां से क्या बता रहा हूं मैं, दूसरे नगरीकरण वाला कालखंड, कब की बात कर रहा हूं मैं, 600 बीसी में। तो ये एग्जैक्टली क्या देखा जाए तो सेकंड अर्बनाइजेशन, या फिर इसको हिंदी में लिख दूं मैं, इनको कहते हैं द्वितीय नगरीकरण। मैं लिख रहा हूं वो समझ में आ रहा है, सिद्धार्था मुझे मैसेज करेंगे मेरी बातें समझ में आ रहा है, लिख रहा हूं वो द्वितीय नगरीकरण का कालखंड। हम कब की बात कर रहे हैं अभी, 600 बीसी,
हम कब की बात कर रहे हैं इनमें? 600 बीसी, इनको हम मेंशन कर देता हूं मैं। 600 बीसी से लेकर कब तक? 400 बीसी तक, मतलब 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, मतलब जो कॉमन एरा है, कॉमन जो एरा है, जो समान युग है, इनसे पहली सदी, वहां से हम अभी 600 वर्ष पहले, तो 600 से 400 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस कालखंड में। तो द्वितीय नगरीकरण इसी समय हुआ। अब द्वितीय नगरीकरण होगा कहां पर? तो स्वाभाविक है, आपको स्वाभाविक रूप से समझ जाना है कि द्वितीय नगरीकरण कहीं और नहीं, इस भारत के पूरा अलग अलग क्षेत्र में होगा, और विशेष रूप से जो है ये गंगा के मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में बड़े नगरीकरण यहीं पर, ये बड़े बड़े नगर बनेंगे। बताऊंगा कौन कौन से नगर है उनको भी मैं। ये तो क्या है, द्वितीय नगरीकरण की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है। इनके साथ साथ जो है ये कालखंड जो है, जो इसके बाद में जो कालखंड है, इसके बाद के जो कालखंड, अब इसके बाद के जो कालखंड की बात करूंगा तो 400 बीसी से कब तक आ जाएगा वो? 200 बीसी तक आ जाएगा। 400 बीसी से आगे जब बात करूंगा तो क्या आ जाएगा वो? 400 से 200 बीसी तक। और इसके पहले 600 बीसी पहले की जब बात करेंगे तब कहां तक? उस 1500 बीसी से लेकर के जो है कब तक? 600 बीसी तक, जिनमें हमने बीच में एक फेज और लिया था, कौन सा? 1000 बीसी का। तो पूर्व वैदिक कालखंड, उत्तर वैदिक कालखंड, और ये बुद्ध काल, ये फिर सूत्र काल, द्वितीय नगरीकरण का काल। फिर का जो कालखंड है इनके बाद वाला, उनको क्या बोलते हैं? मौर्य काल। उनको क्या बोलते हैं? मौर्य काल। मौर्य काल का मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं? ये इसको यहां से कहा जाए, यहां से नहीं कहा जाए, इनको ये जो कालखंड है, ये वाला कालखंड 400 बीसी से लेकर कब तक? 200 बीसी तक। ये जो कालखंड है, इसी कालखंड को हम क्या कहते हैं? मौर्य काल। इसे क्या कहते हैं? मौर्य काल। इसको यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं। इनको क्या कहते हैं? मौर्य काल। तो स्वाभाविक है, अभी हम उस 400 बीसी से पहले की बात कर रहे हैं, 400 बीसी से हम पहले की बात कर रहे हैं। हम ये जो बात कर रहे हैं एक्चुअल में, ये हम जो है 400 से लेकर के 600 बीसी से लेकर के जो है, बीसी से लेकर कब तक? 400 बीसी तक की बात कर रहे हैं, मतलब ये 400 से पहले वाला कालखंड है ये। और हम ये भी जानते हैं कि आगे 400 बीसी से लेकर के जो है 200 बीसी का जो कालखंड है, इस कालखंड को जो है मौर्य काल कहते हैं। मौर्य साम्राज्य का इनकी स्थापना इनकी स्थापना इसी कालखंड में हुआ है, ठीक है। तो इस कालखंड को फिर क्या बोलेंगे? इसीलिए पूर्व मौर्य काल, प्री मौर्य एज, इसको बोलते हैं प्री मौर्य एज, ठीक। तो ये सब इसके अलग अलग इसके नाम मिल जाते हैं ये, ठीक। इनके साथ साथ जो है ये भारत में जो है पहली बार, अगर आर्यों को अगर विदेशी है या नहीं है उनको अगर छोड़ दे, उस पर विवाद में ना रहे, तो इसी कालखंड में जो है पहली बार जो है विदेशी आक्रमण भी हुए हैं। इसी कालखंड में जो है विदेशी आक्रमण, मतलब ये कह सकते हैं प्राचीन भारत में प्रथम, आर्यों को छोड़ने की बात कह रहा हूं ना, थे आक्रमण किया था कि नहीं किया था उस पर विवाद में हम नहीं जा रहे हैं, उनको छोड़ेंगे तो फिर क्या है, पहले विदेशी आक्रमण का काल इसी कालखंड में हुआ है। ये साइरस है, डेरियस है, और आगे चल करके फिर इसमें जो है सिकंदर का भी आक्रमण, ठीक है। लगभग किसी न किसी रूप में इस कालखंड से वो जुड़े हुए हैं। तो ये इतने सारे सेगमेंट है इसमें, ये एक सेगमेंट हुआ वो, मतलब जो कालखंड, इस कालखंड को कहते क्या है उनके बारे में बताया मैंने। ये समझ आ रहा है? ये तो किस कालखंड की बात किया मैंने? 600 बीसी की बात किया। और 600 बीसी में जो बताया मैंने कि 600 बीसी के जो कालखंड, इसके पहले के कालखंड मतलब कौन सा? 1500 बीसी से लेकर के जो है कब तक? 1000 बीसी,
और उसके बाद फिर जो है 600 BC। जानते हैं ये वैदिक वाला फेज है। और इसके बाद के जो कालखंड है जिनमें 400 से आगे चल करके जो है 400 BC से लेकर के जो है कब तक 200 BC का जो कालखंड है वो कौन सा कालखंड है? मौर्य, मौर्य काल। ये आपके दिमाग में हमेशा फ्रेम रहना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते हर पल आपको ये बातें याद में रहे, सपनों में भी याद क्या है यही आ जाए। समझ रहा है ना? ये जैसे मैं चोरी चोरी के बारे में पढ़ा रहा हूं ना, ये आर्यों ने वही चोरी कर लिया, डकैती कर लिया ऐसे करके, तो मुझे भी यह सपने में आ गए कि मैंने भी कहीं पर चोरी वोरी की और पुलिस वाले जो है पकड़ ली और घर में जाके वहां पर इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपका बेटा जो है यहाँ पर ऐसा ऐसा पकड़ लिया गया है। चोरी चोरी पढ़ाओ तो रात में भी वही चोरी चोरी सपने आने शुरू हो गए हैं। इसलिए बोलते पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, पढ़ाओ तो ऐसे पढ़ाओ कि सपने भी पीछा ना छोड़े। समझ में आ रहा है ये? और फिर डर के मारे उठकर बैठते हैं, तब देखते हैं कि मैं तो घर में सोया, पुलिस थाने में नहीं हूं। ठीक, आज की सुबह सुबह की बात है ये। ठीक, ताजा ताजा ऐसे घटना मेरे साथ में होते रहता है ये। ठीक है, तो इस कालखंड बुद्ध काल की बात किया मैंने। इस कालखंड को क्या कहते हैं? महाजनपद काल कहते हैं। इनके साथ साथ इस कालखंड को हम क्या है, यही शुरुआत क्या होता है, ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। इनके साथ मैंने क्या बताया कि प्राचीन भारत में सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का काल है। क्रांति, क्रांति सर की बात नहीं कर रहा हूं। क्रांति का मतलब होता है रिवॉल्यूशन, मौलिक परिवर्तन। क्या है? मौलिक परिवर्तन। जैसे कहते हैं ना, भारत की जो है जो परिवहन की जो व्यवस्था है उसमें मौलिक परिवर्तन आ रहे हैं। अब भारत की भारत में जो परिवहन की जो व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें मौलिक परिवर्तन आ रहा है। तो देखे रहे होंगे। ठीक है, भारत के लोगों के जीवन स्तर में मौलिक परिवर्तन आ रहा है, ये भी देखे होंगे आप लोगों ने ये। ठीक है, लोगों के रहन सहन में मौलिक परिवर्तन आ रहा है, ये भी देखे होंगे। ये डिसीजन लेने की जो जो पॉलिटिकल जो विल है उसमें मौलिक परिवर्तन आ रहा है, तो बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच रहा है, ये कह सकते हैं आप इनको। तो वैसे ही एक बहुत अच्छा जो कालखंड किसको मानते हैं? 600 BC। उनमें इसी समय भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इसीलिए भगवान बुद्ध का कालखंड भी कहेंगे। इस समय भगवान महावीर का भी जन्म हुआ, इसीलिए भगवान महावीर का भी जन्म कालखंड कहेंगे। इसी समय बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ एक प्रसेनजीत। एक महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? प्रसेनजीत। इसी समय एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है एक महिला जो है, कह सकते हैं नगर वधु, अभी वर्तमान में मिस इंडिया अगर कह दिया जाए, तो आम्रपाली, उनका जन्म इसी कालखंड में हुआ है। आम्रपाली नाम सुने हैं ना? ये इसी कालखंड में। ये सब भगवान बुद्ध के समकालीन रहे हैं, भगवान बुद्ध के समकालीन रहे हैं ये। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण। इसके थोड़ा आसपास कालखंड में पाणिनि जो व्याकरणाचार्य है, उनका भी जन्म हुआ है 400 BC के आसपास तक कालखंड में। ठीक है, तो ये प्राचीन भारत से संबंधित साहित्यिक क्रांतिक काल, भगवान महावीर के काल। फिर उसके बाद में इनको बताया मैंने, ये महाजनपद का भी कालखंड है। कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद है। उसके बाद फिर मैंने बताया सूत्र ग्रंथों की रचना हुआ है, धर्म सूत्र और योग सूत्र, न्याय सूत्र, मीमांसा सूत्र और कई सूत्र, इस तरह से ये, इसलिए इनको सूत्र काल भी कहा जाते हैं। और द्वितीय क्या है? नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण इसी कालखंड में हुआ। उसके बाद फिर यह भी जानते, इसीलिए इनको जो है द्वितीय नगरीकरण का भी कालखंड कह देते हैं। दूसरी क्या है? पूर्व मौर्य काल। पूर्व मौर्य काल, पूर्व मौर्य काल का मतलब किन की बात कर रहा हूं? ये मौर्यों से पहले वाला है। प्राचीन भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण इसी कालखंड में हुए। इनके साथ साथ मैंने क्या बताया? ठीक, यहां इसमें एक बातें और जोड़ लेंगे, जो दिमाग से क्या निकल गया, एक बातें और जोड़ लेंगे। हाँ, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में समाज में उथल पुथल हुआ है। इस कालखंड में जो है समाज में बहुत उथल पुथल हुआ है। ये वैदिक आर्यों ने जो अपने साहित्य जिनसे जानकारी मिलती है, जिन वैदिक साहित्यिक ग्रंथों से जानकारी मिलती है, और विशेष रूप से उत्तर वैदिक जो साहित्यिक ग्रंथ है उनमें उन्होंने कई सामाजिक और धार्मिक कुछ ऐसे बदलाव किए, जो जटिलताएं उसमें आई, उसमें कठोरता आती चलेगी इस कालखंड में ये। ठीक है, तो उनमें जो है कह सकते हैं कि जो वैदिक जो मान्यताएं थी सामाजिक स्तर में, धार्मिक स्तर में, उनका उल्लंघन किया गया, ऐसा माना जाए तो
उल्लंघन किया गया, क्योंकि उसमें समानता के तत्व बहुत कम हो चुके थे। असमानता, भेदभाव, विशिष्टीकार कुछ विशेष वर्गों को प्राप्त बस हुआ करता था। धीरे धीरे करके जटिलता आ रही थी, तो उसके विरोध में जो है यहाँ पर क्या है, परिवर्तन हुए थे। उनके विरोध में परिवर्तन हुए थे। वर्ण व्यवस्था जो हुआ करता था वो धीरे धीरे करके अब उसमें मौलिक परिवर्तन आना शुरू हो रहा था। यहीं पर उनका वो ये पुरानी जो का था व्यवस्था, उसका लोग उल्लंघन कर रहे थे। बार बार अब एक ही चीज में साँचे में ढाल दे रहे हैं। अब साँचा खुद बना रहे हैं, ऊपरी तबका में जो लोग रहते हैं वो साँचा बना रहे हैं और सबको उसी साँचे में रहने के लिए कह रहे हैं। कैसे होगा? सब लोग एक ही प्रकार के घर थोड़ी बनाएंगे, सबके पसंद अलग अलग प्रकार के घर हो सकता है। समझा रहे? नहीं, सबका जीवन का तरीका एक ही प्रकार के कैसे होंगे? मगर कहते हैं कि उसी में रह रहे हैं आपको, या फिर हमने जो बना दिया आपके आपको आपको वही उसी में रहना है। ये तो वैसा नहीं चल सकता था। इसीलिए जो है वर्ण जो धर्म व्यवस्था था, वर्ण जो व्यवस्था था, उस वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन हुआ बड़ी मात्रा में। वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन हुआ तो वर्ण तो एक उच्च वर्ण वाले उच्च वर्ण वाले पुरुष निम्न वर्ण वाले महिला से विवाह किया, निम्न उच्च वर्ण वाले महिला निम्न वर्ण वाले पुरुष विवाह किया, तो उससे स्थिति क्या निर्मित हुआ? वर्ण संकर की स्थिति क्या निर्मित हुआ? वर्ण संकर। वर्ण संकर का मतलब यह है कि वर्णा हाइब्रिड, यहां कहा जाए हाइब्रिड, समझते हैं ना? ये आम है इस तरफ और दूसरा जो है अमरूद है। दोनों की कुछ मूल तत्वों को अगर मिला दिया जाए तो एक नया फल निकल जाएगा। वो क्या है? हाइब्रिड है। वो क्या है? हाइब्रिड। आजकल देखे होंगे हाइब्रिड जो है सीताफल बड़े बड़े दिखते हैं, खाओ तो सर्दी पकड़ लेता है, जुकाम हो जाता है और तबीयत खराब हो जाता है। इसीलिए सेहत को ध्यान में रख करके खाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ये तो इतने बड़े बड़े सीताफल कभी देखे हैं? वो बैंगन जो है, छोटा सा बैंगन पहले आता था हरा और काले रंग के, और कभी नीला रंग के हुआ करते थे, हरे रंग के भी हुआ करते थे। अब आज देखो तो ऐसा लगता कि बैंगन है या फिर क्या बोला जाए। समझ में आ रहा है ना? ये गोभी जो है पहले देखे रहे होंगे, मगर आजकल तो रंग बिरंगे प्रकार के जो है, ऐसा लगता है कि समझ आ रहा है? नहीं है, मूल प्रकृति बदल जाता है। ऐसा तो स्वाभाविक है। जो प्राकृतिक खेती करने वाले लोग क्या बोलते होंगे, अरे ये सब जो है प्राकृतिक खेती करके जो गोभी का उत्पादन करते होंगे, फूल वाले गोभी का, वो ऐसे उत्पादन करने वाले को लोगों को देखते होंगे, तब क्या करते होंगे? अरे उनका धर्म भ्रष्ट हो गया है। उनका जो कृषि धर्म हुआ करता था, उस कृषि धर्म उनका भ्रष्ट हो चुका है। समझ आ रहे हैं? ये तो वैसे ही जो है ब्राह्मण क्या करेंगे? ब्राह्मणों ने क्या किया? वर्ण संकर की स्थिति उत्पन्न हुआ तो उनको अपने व्यवस्था से बहिष्कृत कर दिए। वो अलग है। बहिष्कृत किए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। उन्होंने अलग से अपना व्यवस्था इजाद कर लिया। पहले जनजाति थे, जनजाति से जन शब्द अलग हो गया और बच गया क्या? जाति। इसी कालखंड में जो है जाति की रचना हुआ है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहां से भारत की समाज का वर्तमान जो स्वरूप है वो उनका आकार, यही से उनका प्रारंभ होगा। इसलिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये ठीक है। तो इसीलिए अभी ब्राह्मण लोग क्या करेंगे? पहले तो पुरोहित हुआ करते थे, पहले पुरोहित थे और राजन हुआ करता था, मगर अब और जो पहले जो है पुरोहित तो उसमें कुछ था ही नहीं, मगर उसके बाद फिर थोड़ा सा व्यवसाय आधारित पर, पहले व्यवसाय आधारित पर हो गया था। बिजनेस जो भी उनका कार्य था, हम जो भी कर रहे होंगे, वो सामाजिक उस तरफ सोशल मोबिलिटी था, सामाजिक संचलन था कि पुरोहित जो है राजा बन सकता है, कभी राजा पुरोहित बन सकता है, इस तरह तीसरा वर्ग था। मगर अब यहां पर क्या हुआ कि अब जन्म आधारित हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक सबसे निचली स्तर में तो और भी आ जाएगा, जिनको मैं आगे बता दूंगा। चंडाल कहते थे इस तरह का, ठीक है, चंडाल बताऊंगा उसको मैं, ठीक है। तो अब यहां पर से क्या है, तो ये ब्राह्मण लोग जो है, जो निचली स्तर के जो लोग हैं, उसको क्या मानेंगे? जैसे बताया था ना, एक जो दर्शन इसी समय शुरुआत हुआ था, तो जो वैदिक दर्शन वाले जो है उससे जलते थे, खूब जलते थे। वैदिक दर्शन वाले जो है, वैदिक दर्शन उनको तो क्या है, यज्ञ हवन करना है, तो उनको खाना पीना तो त्यागना करना पड़ेगा ना।
जब तक पूजा पस्त ना हो जाए भोजन नहीं करेंगे, भूख से तड़पते रहते थे। और दूसरी तरफ पड़ोसी जो है जाकर उनको जो है सामने जो है पान और सुपारी और बहुत बड़ी मात्रा में मेवा मिश्री सब कुछ क्या है बैठ के खाते रहते थे, चबाते रहते थे। कौन लोग? चरवाक। इसलिए उनको बदनाम करने वाले, बदनाम करने के लिए उसमें दिन भर चबाता रहता है, चबाक चबाक चरवाक चरवाक कह दिया। और उनके बारे में बदनाम करने के लिए जब तक जीते हैं लोग वो ऐसे ही करते रहते हैं। पैसा नहीं खत्म हो जाएंगे तो कर्ज लेकर के फिर चबाते रहेंगे। अच्छा, किसने बदनाम करने के लिए किया? तो वैसे ही यहाँ पर जो है जो ऐसे जो जो निचली स्तर के जो लोग थे उनको बदनाम करने के लिए ब्राह्मणों ने जो है इस पूरे कालखंड को ये बोला कि युग बदल गया, अब युग परिवर्तन हो गया है। कौन सा काल? पहले जो है शुद्ध वाला कालखंड चल रहा था, पहले शुद्ध वाला कालखंड चल रहा था, पहले शुद्ध वाला कालखंड चल रहा था। शुद्ध, वैदिक आर्य स्वयं को शुद्ध मानते थे, रक्त उनका शुद्ध है, और बाकी सब बाद में क्या हो गए? अशुद्ध वाले हो गए। सब क्या है? वो क्षुद्र हो गए, सबके सब क्या हो गए? क्षुद्र हो गए। इसीलिए इस कालखंड को वही द्वारा उन लोगों के द्वारा किया गया, उसको क्षुद्र काल भी कहते हैं। मुझे इस एक बात को समझाने के लिए मैंने इतने सारे कहानियां बताए हैं आप लोगों को, हमेशा के लिए याद रहेगा। क्षुद्र काल का मतलब 600 BC। क्षुद्र काल का मतलब 600 BC। मतलब क्षुद्र काल का मतलब 600 BC। एक सेकंड ना, ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे बढ़े। ठीक है, इसे लग रहा होगा कि बहुत थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं, मगर आपके दिमाग को तैयार करना है ये। तो अब इसको मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ले रहा हूं, कैसे क्या है ये। तो किस कालखंड की बात कर रहा हूं अभी? 600 BC में। तो अभी सिर्फ इन्हीं में से मैंने सिर्फ एक नाम बस यूज करूंगा मैं। ऑनलाइन में सभी ध्यान देंगे, मैं इस पूरे कालखंड में जो कई अलग अलग जो नाम बताया हूं उनमें से मैं जो है केवल एक शब्द को उपयोग करूंगा ज्यादातर। ठीक है, और कौन सा कालखंड की बात करूंगा मैं? बुद्ध काल। भगवान बुद्ध सबको प्रिय है, हमें भी प्रिय है, भगवान महावीर प्रिय है, मगर वो बहुत उपाध्यास वाला है, तो अब व्यवस्था थोड़ी सी समझ रहे हैं ना ये, कि हम भगवान बुद्ध को ज्यादा महत्वपूर्ण तवज्जो दे देंगे। भगवान महावीर भी तवज्जो में है, मगर भगवान बुद्ध वाला कालखंड। तो भगवान बुद्ध के काल, इनको क्या कहेंगे? बुद्ध काल। बुद्ध काल की बात कर रहा हूं मैं। अब बुद्ध काल मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं? 600 BC से, 600 BC से कब तक? 400 BC तक। ठीक है, अब इनको थोड़ा समझते हैं हम लोग ये। अब इनको जो है थोड़ा सा समझते हैं कि कैसा इसमें जो है स्टोरी है, मतलब मूल बात है इसमें, और कौन कौन सी बातें सम्मिलित किया जा सकता है इनमें। ठीक है, एक अच्छा फ्रेम समझने के लिए। तो इसको मैं बहुत अच्छे से बना रहा हूं और आप लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ऑनलाइन में जो बच्चे हैं मुझे अपने नोट्स जो प्रॉपर आप जो लिख रहे होंगे उसके नोट मुझे पर्सनल नंबर में मैसेज करेंगे आप लोग। राइट, ऑनलाइन में सही बच्चे जो है मुझे मैसेज करके बताएंगे और यस कह देंगे, जो बना के भेजेंगे वो यस, और जो नहीं बनाना चाहते हैं वो नो करके मैसेज कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। राइट, ठीक है, तो नोट्स मुझे बना के भेजेंगे। और उसके बाद पैरेलल में प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन में जो बच्चे भी ध्यान लेंगे, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज भी कल या परसों से एक दिन गैप लेकर के थोड़ा पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर वहां से प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जो हमें विशेष जो ध्यान रखना है, विशेष तैयारी के हिस्से में कौन कौन सी बातें जोड़ना है, हम परसों से और मैं डिस्कस कर दूंगा उनको मैं ये। ठीक है, हाँ। तो इसमें जो है अब मैं बात कर रहा हूं, किनकी बात कर रहा हूं मैं यहां से? हम किसकी बात कर रहे हैं अब इसमें? बुद्ध काल में। तो बुद्ध कालखंड में क्या क्या हुआ उनकी बातों को ले रहा हूं मैं ये। एक तो क्या बताया मैंने, इस कालखंड में क्या है? एक तो सबसे पहले राजनीतिक की बात करेंगे इसमें हम ये, मुख्य रूप से किसकी बात करेंगे इसमें?
राजनीतिक, ठीक है, ये सब परिवर्तन को ले रहा हूं ना एक्चुअल में। इस कालखंड में जो है मौलिक परिवर्तन, ये कह सकते हैं मौलिक परिवर्तन के तत्व, क्योंकि आपका दिमाग इसी में तैयार होगा एक्चुअल में। वो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कौन सा वाला कालखंड का, वो 1500 बीसी से लेकर कब तक, 600 बीसी तक। ये कालखंड मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, हम उसी से आगे बढ़े हैं इस तरफ। और इसके बाद के भी कालखंड बता देता हूं मैं। वहां कौन सा कालखंड है, 600 बीसी से, 600 बीसी से आगे जो कालखंड आएगा वो कौन सा आएगा, 400 बीसी तक वाला, जो कौन सा कालखंड है, मौर्य वाले कालखंड है। मगर हम दोनों के बीच के फेज की बात कर रहे हैं। तो यहां पर मुख्य बातें क्या आया, एक जो है कौन सा उनका राजनीतिक जीवन। अब राजनीतिक जीवन में जो है, इसके पहले हम कई सारी चीजों को डिस्कस किए हैं कि राजनीति के अंतर्गत हमें क्या बातें करनी होती है, ठीक। तो यहां पर जो है दो मुख्य चीजें हैं, यहां पर जो है दो मुख्य चीजें हैं ये, ठीक है। दो मुख्य चीजें का मतलब इसमें किसकी बात कर रहा हूं, एक तो जो है क्या है, यहां पर पहले जो जन हुआ करता था, अब वो जन जो है जनपद बन जाएंगे, जनपद बन जाएंगे, जनपद बन जाएंगे। और जनपद से फिर विकास हो जाएगा यहां पर महाजनपद का, विकास किसका हो जाएगा, महाजनपद का। इसको ध्यान में रखेंगे हम, ये पहली बातें जो है वो, ठीक है। महाजनपद, तो महाजनपद का मतलब इसमें ज्यादातर जो महाजनपद है वो अपने स्वरूप में कैसा है, राजतंत्रात्मक है। ये इनका स्वरूप अगर देखें तो स्वरूप कैसा है इनका, राजतंत्रात्मक है। क्या, राजतंत्रात्मक है। राजतंत्रात्मक है इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो है क्या हुआ, एक राज्य उनका विकास हुआ, जिनका क्षेत्र है, ठीक। इस राज्य में धीरे धीरे जो है आगे चल करके राज्य क्या बन गया, एक साम्राज्य बन गया। राज्य क्या बन जाएगा यहां पर जो है, साम्राज्य बन जाएगा। राजतंत्र है मतलब यहां पर राजा बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, इनके साथ साथ इनके जो है अधिकारी, इनके साथ साथ जो है इनके राज क्षेत्र का विस्तार हो गया है, राज क्षेत्र का विस्तार हो गया, ठीक है। इसमें अधिकारी व कर्मचारी मात्रा बढ़ गई है, ये प्लस कर रहा हूं, इसका मतलब मैं आप समझ लेना है कि मैं प्लस मतलब विस्तार की बात कर रहा हूं। वैसी जो है पूरी इनकी व्यवस्था, इनकी शासन व्यवस्था, शासन और प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो गया। चुस्त दुरुस्त होने का मतलब मजबूती आ गया, सैनिक है ज्यादा मात्रा में होंगे, हथियारों की व्यवस्था ज्यादा करेगा ये, इस तरह का ये, ठीक है। तो ये सब ये, उसके बाद फिर दूसरा सेगमेंट ये मैंने क्या बताया, राजतंत्रात्मक हो गया ये, राजतंत्रात्मक हो गया ये, ठीक है। राजतंत्रात्मक है इसका मतलब इनका पद क्या रहेगा, वंशानुगत रहेगा। अभी डिटेल करवाऊंगा मैं, मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है ये, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें तत्व जो होता है, जिनका संबंध राजनीति से है किसी न किसी रूप में, वहां जो है गणतंत्र। यहां पर क्या है, गणतंत्र है ये। जो उसके पहले हम लोगों ने जो है पूर्व वैदिक कालखंड में और उत्तर वैदिक कालखंड में जो गणतंत्र की बात पढ़े थे ना प्रारंभिक स्तर में, ठीक है। विष जैसे हुआ करता था पहले, जन के बाद छोटी इकाई क्या था, विष। तो ये विष आगे चल करके कुल में बदल गया मुख्य रूप से, ठीक है। और जन किसे बदल गया, जनपद में बदल गया, ठीक है। तो उन्हीं में से कुछ में जो है जनपद का मुखिया होता है राजन्य, बताया था मैंने। तो उस राजन्य का कभी कभी जो है आपस में मिलजुल करके भी जो है चयन करते थे, मगर बाद में फिर धीरे धीरे उनमें से कुछ अपने आप को शक्तिशाली कर लिए तो राजा बन बैठा, और कुछ जो है लगभग वैसा ही बन रहे। हिमालय के जो निचले जो तराई वाला क्षेत्र है, स्पेशली जो बिहार और यूपी का जो उत्तरी वाला क्षेत्र, उत्तरी बिहार और उत्तरी यूपी में, उत्तरी बिहार और उत्तरी यूपी मतलब नॉर्थ पोर्शन ऑफ
स्टेट उत्तर प्रदेश एंड बिहार की बात कर रहा हूं मैं ये इसमें। तो उसमें क्या है, गणतंत्र के जो है जानकारी मिलती है ये। हालांकि गणतंत्र नहीं कहा जाए तो भी सही है, इनको एक कुलीन तंत्र कहा जाए तो भी चलेगा। इनको कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र का मतलब ये हुआ कि कुछ प्रमुख कुलों का यहां पर शासन हुआ करता था, जिनको अभिजात्य वर्ग का शासन ऐसा भी कह सकते हैं। मगर हाँ, फिर भी कम से कम ये ध्यान रखना है कि कम से कम इस गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है उसमें 10 गणतंत्र हुआ करते थे, और वैसे जो है ये 16 महाजनपद हुआ करते थे। हालांकि महाजनपदों की संख्या कभी जो है कम और कभी जो है ज्यादा रही है। महाजनपदों की संख्या जो है कभी कम और कभी ज्यादा रही है, राइट। मगर जो दो प्रमुख जो ग्रंथ है, चाहे हम उसमें भगवती सूत्र की बात करेंगे तो भी, और या फिर जो है उसमें और भी जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें भी है। तो ये क्या होता है, मैंने राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूं वो। मगर यही जो है आगे चल करके, जैसे बताया मैंने ये साम्राज्य, जैसे बताया मैंने क्या है साम्राज्य, तो ये जो है स्वरूप कैसा, स्वरूप यहां से क्या हुआ, स्वरूप कैसा है, राज्य का है। फिर राज्य से क्या बन गया, एक साम्राज्य, राज्य से क्या बना साम्राज्य। तो साम्राज्य में जो है 16 महाजनपद तो अस्तित्व में थे ही, मगर बहुत महत्वपूर्ण जिन्होंने अपनी क्षमता को बढ़ाया, इनकी राजधानी पहले राजगृह, गिरिवज्र, गिरिवज्र राजगृह, फिर बाद में जो है राजधानी जो है रणनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण गंगा के किनारे नई नगर बसाया गया, जिनको अभी वर्तमान में पटना कहते हैं, बिहार की राजधानी। कौन सा, पाटलिपुत्र। ये तीन तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था ये, ठीक है। इनको पहाड़ी वाला दुर्ग भी कहते हैं ये तीन तरफ से नदियों से घिरे हुए थे ये, सोन, गंगा और गंडक इस तरफ हुआ करता था, उनको बोलते हैं जल दुर्ग भी हुआ करते थे, बताऊंगा डिटेल उसकी भी मैं, ठीक है। तो ऐसे जो है महत्वपूर्ण एक साम्राज्य, ठीक है, महत्वपूर्ण साम्राज्य, ठीक है, कौन सा, जिनकी राजधानी क्या था, पाटलिपुत्र हुआ करता था, वो क्षेत्र था मगध का। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक ग्रंथों में, उत्तर वैदिक वेदों में भी जो है, वेदों में भी जो है इस मगध के बारे में उल्लेख हमें मिलता है। किस साम्राज्य की बात कर रहा हूं मैं, मगध साम्राज्य की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। किन की बात कर रहा हूं मैं, मगध साम्राज्य की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। मतलब अगर हमें ठीक तरह से अगर एग्जाम निकालना है तो ठीक तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के छोटी छोटी प्रश्न पूछते हैं यहीं से। ये मुख्य परीक्षा में मगध साम्राज्य का उदय, ये मुख्य परीक्षा की बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इससे प्रश्न कई बार पूछे हुए हैं। मगध साम्राज्य का उदय, क्या कारण थे, उनका विस्तार कैसे हुआ, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है मुख्य परीक्षा में ठीक ठाक नंबरों में, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पर उनकी पूरी बातें समझना है। उसमें मगध साम्राज्य है तो मगध साम्राज्य भी इनका, फिर इनका उदय समझना है हमें, ठीक है। इनमें फिर प्रमुख जो शासक है, प्रमुख शासक है, उनके बारे में समझना है, उनकी उपलब्धि क्या रही है, बहुत सारी बातें हैं, उनके अलग अलग राजवंश है इसमें, ठीक है, शासक के पहले इसमें राजवंश है, ये सब बातें, कई बातें हैं, ये सब ध्यान रखेंगे ये। तो मैंने क्या बता रहा इसमें, मूल क्या है, मगध साम्राज्य, इस सब की बात कर रहा हूं मैं, राजनीतिक की बात कर रहा हूं। मगर इनके साथ साथ जो है राजनीति से ही मुझे एक और चीज जोड़ देनी है, यहीं पर एक और चीज जोड़ देना है, वहां है इस समय इनका वहां जो इस समय जोड़ देना है, इसका विदेशी आक्रमण हो, क्या है, विदेशी आक्रमण को। इसी समय जो भारत में क्या हुआ है, विदेशी आक्रमण हुआ। वो किस समय की बात कर रहा हूं मैं, किस समय की बात कर रहा हूं, जब 16 महाजनपद है, ये पर क्या है 16 महाजनपद, या फिर 16 महाजनपद से मैं खींचता हूं इनको। कोई साम्राज्य जब बन जाएगा तो विदेशी आक्रमण नहीं कर पाएगा आसानी से ये, ठीक है। तो या फिर यहीं से ले रहा हूं मैं, इस कालखंड में क्या हुआ है, इसको यहां से मैं खींच लेता हूं, समझ आ रहा है ये, ठीक है। ऐसे तो इस कालखंड में क्या हुआ है, विदेशी आक्रमण,
इसको भारत में विदेशी आक्रमण, इसको भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण कर देता हूं मैं। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण, भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण। तो भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण का मतलब कहां पर से आक्रमण होगा? ये जो भारत है, ये जो भारत है, ठीक है, इस उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में, नहीं उसको वैसे नहीं कहा जाए, इस क्षेत्र में, ये जो भारत है, इस भारत के इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, इनको हम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहेंगे, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहेंगे। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इस तरफ जो ईरान और यूनानी, इनका आक्रमण हुआ, यहां इनका आक्रमण हुआ इस क्षेत्र में, यह इस क्षेत्र में उनका आक्रमण। हालांकि वो आक्रमण बहुत अंदर तक आए ऐसा नहीं है, आए उस क्षेत्र पर उन्होंने मगर कुछ समय तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और वहां पर उन्होंने एक नई प्रकार की संस्कृति का विकास भी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, नई प्रकार की संस्कृति का विकास भी हुआ। ये तो ये मैंने क्या बताया, रणनीतिक मुख्य रूप से इनमें से, अब तक भी इनमें से है, ठीक है। अब उसके बाद में थोड़ा सा वहां से और आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ी सी मैं और आगे बढ़ रहा हूं इस तरफ, ये ठीक है। तो स्वाभाविक है ईरानी और यूनानी जब यहां पर आए हैं, तो इनके ही पर ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो विदेशी आक्रमण का प्रभाव आएगा, विदेशी आक्रमण का प्रभाव कहां पर आएगा? भारत में। तो भारत में विदेशी संस्कृति का भारत में समावेशन होगा वो, ठीक है। यहां पर जो है, जो विदेशी संस्कृति है, संस्कृति का भारतीय संस्कृति में उनका समावेश, वो इंक्लूड होंगे, वो उनके इंक्लूजन होगा, वो कई बेसिक फीचर जो है वो, ठीक है। ये यहां तक शायद दिख नहीं पा रहा है, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं मैं। ठीक है, विदेशी आक्रमण का यहां पर क्या होगा? प्रभाव। और प्रभाव किसमें दिखेगा हमें? समाज में और संस्कृति में, समाज में और संस्कृति में। एक सेकंड, हाँ ठीक है, यहां तक तो क्या है, तो विदेशी आक्रमण का भारत में प्रभाव भी पड़ेगा, हमें ये ध्यान रख लेना है ये, ठीक। अब उसके बाद फिर जो है ये, उसके बाद फिर जो है राजनीतिक हो गया। अब राजनीति के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण जो बात डिस्कस करनी है वहां है आर्थिक। दूसरा क्या है? आर्थिक। दूसरा जो है कौन सा? आर्थिक। उस समय जो है एक राजनीतिक बताया मैंने, और दूसरा क्या है? उनके आर्थिक जीवन में। तो आर्थिक जीवन में कालखंड बहुत महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इस समय जो है एक उन्नत, इसको मैं डिस्कस करूंगा, उन्नत कृषि, व्यापार, वाणिज्य आधारित, कृषि व्यापार वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था
का विकास हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, तो क्या है उनका आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन हो गया, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा क्या हो गया, आर्थिक जीवन। आगे बढ़ूं मैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है ये, उनके बाद फिर तीसरा जो कालखंड है, बुद्ध काल की बात कर रहे हैं, उनको ऐसा कहा दिया जाए, या फिर उसी को मैं आगे लेता हूं मैं। अब इसमें तीसरी जो कालखंड है ये, तीसरा सेगमेंट, उनके जो है परिवर्तन किसमें आएगा, उनका सामाजिक जीवन में। उनका कौन सा है, सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में बहुत मौलिक परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, सामाजिक जीवन में बहुत मौलिक परिवर्तन हुए हैं। पूर्व में जो है, पूर्व के वैदिक सामाजिक स्वरूप था, उसमें मौलिक परिवर्तन, मौलिक परिवर्तन आए हैं। ठीक है, समाज में कई परिवर्तन आए, हमें उन परिवर्तनों को देखनी है। समाज में कई परिवर्तन आए, उस परिवर्तन को हमें देखना है। परिवर्तन किस में आ जाएगा, पूरे सभी चीजों में आ जाएगा। वो उनके जो है परिवार का जो मूल स्वरूप था, उनका प्राथमिक इकाई जो परिवार हुआ करता था, उनके स्वरूप में अंतर आ जाएगा। ठीक है, कुल जो हुआ करता था, कुल का स्वरूप बदल जाएगा, गोत्र का स्वरूप बदल जाएगा, वर्ण का स्वरूप बन जाएगा, वर्णाश्रम व्यवस्था स्वरूप उनका। उनके बाद फिर जो है, उनके बाद फिर इसी क्रम में आगे जो है, इसमें जो आश्रम व्यवस्था है उसमें परिवर्तन। उनके बाद फिर उनके संस्कार की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। उसके बाद उनकी जो विवाह की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये, महिलाओं की जो स्थिति जो है वो पहले जिस प्रकार के हुआ करता था, उसके बाद की जो स्थिति उसमें परिवर्तन आ जाएगा। दास दास और जो दासियों की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। विवाह में जो है बाल विवाह या फिर और जो अलग प्रकार के जो विवाह के स्वरूप है उन सब में परिवर्तन। यहां से फिर जाति व्यवस्था का जो है उद्भव होगा। ये सब बातें जो है यही से आगे शुरुआत हो गई है। ठीक, ये सब क्या है, उनके सामाजिक जीवन का हिस्सा है ये। उनके बाद फिर दूसरा महत्वपूर्ण जो पहलू है वह है इनका सांस्कृतिक, वह है उनके सांस्कृतिक जीवन में। तो सांस्कृतिक जीवन में बहुत मौलिक परिवर्तन आएगा। सांस्कृतिक जीवन में विशेष रूप से जो है परिवर्तन आएगा यहां पर उनके धर्म और साथ में उनके दार्शनिक पक्ष में। एक धार्मिक कहा दिया जाए, धार्मिक पक्ष कहा जाए इनको। दूसरा क्या है, दार्शनिक पक्ष है ये। ठीक है, तो धर्म में जो है इनके जो मान्यताएं हैं उनमें परिवर्तन आना शुरू होगा वो। ठीक है, अब यहां पर धर्म में क्या है, पूर्व के कौन से है, पूर्व के कौन से है, वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म और उनकी मान्यताएं हैं। ठीक है, क्योंकि अब यहां पर जो है, यहां पर जो है धार्मिक क्रांति कहते हैं इस कालखंड में, क्या बोलते हैं, धार्मिक क्रांति। तो धार्मिक क्रांति के कालखंड में जो है कई नई धर्मों का यहां पर उदय हुआ, और किसके विरोध में हुआ, वैदिक धर्मों के विरोध में हुआ, ऐसा मानते हैं ये। ठीक, तो यहां पर नए धर्मों का उदय, नए धर्मों का उदय हुआ। इसीलिए से इस कालखंड को नए धर्मों के उदय का काल भी कह देते हैं। अब नए धर्मों के उदय में जो प्रमुख है, ऐसा जानकारी मिलती है कि 62 नए धर्म, इतने धर्मों का उदय हुआ ऐसी जानकारी मिलती है। मगर मुख्य रूप से कम मुख्य कौन सा इसमें, एक जैन धर्म है और दूसरा कौन सा है, बौद्ध धर्म है।
एक जैन धर्म हो गया और दूसरा कौन सा है, बौद्ध धर्म है। ठीक, ये धार्मिक पक्ष में इनका ये प्रमुख तत्व ग्रुप में। तो स्वाभाविक है जब इनसे विरोध मिलेगा तब ये पूर्व वैदिक जो मान्यताएं हैं ये भी खुद अपने में थोड़ा सा क्या सुधार के प्रयास करेंगे। वैदिक लोग भी अपने में थोड़ा सा क्या है सुधार के प्रयास करेंगे ये। ठीक है, और यहां तो जो है नए धर्म का उदय हुआ और इनके साथ में और भी कई बातें हैं। ठीक, इस तरह से ये तो क्या हो गया उनका धार्मिक पक्ष, मुख्य बातें यही आएगा। तो मुख्य रूप से क्या देखना है, जैन धर्म देखना है और क्या है बौद्ध धर्म। हालांकि इसके अलावा इसमें और भी कई है, कई भौतिकवादी भी धर्म है उनको भी देखेंगे, और ये इस तरह के जो है जो धार्मिक जो मान्यताएं जिनमें अलग अलग प्रकार के हैं उनको भी समझेंगे। ठीक, उनके बाद फिर दूसरा पक्ष कौन सा है इनका, दार्शनिक पक्ष। इनमें क्या है दार्शनिक पक्ष। ठीक है, तो इनमें दो प्रकार की चीजें हो गई। ये दर्शन में जो है एक क्या है इनका जो है तात्विक पक्ष होता है और दूसरा इसका कर्मकांडी पक्ष होता है। तात्विक तात्विक पक्ष कहते हैं और एक होता है इनमें जो है इनका कर्मकांडी। इनको बताऊंगा आगे में क्या होता है, दोनों पक्ष बताऊंगा इनमें। ठीक है, इस समय जो है और कौन सा, वो छठ दर्शन, छठ दर्शन जो डिस्कस किए हैं ना ये, इनका विकास इसी समय। अब छठ दर्शन मतलब कौन कौन सा हो जाएगा, छठ दर्शन मतलब किन की बात कह दी को मैं ऑलरेडी, ये इसमें क्या है सांख्य है और योग है और न्याय है और वैशेषिक है, वैशेषिक है और मीमांसा है और वेदांग, कह सकते हैं ऐसे पूरी मीमांसा या फिर उत्तर मीमांसा इसी को वो। ठीक है, ये मूल बातें हैं एक्चुअल में, वो क्या है ये इतनी जो है बातें जो है क्या है मूल बातें हैं ये क्या है इनकी मूल बातें हैं ये, समझना है। तो यहां तक क्या बताया मैंने, इनके समाज में स्वरूप में मौलिक परिवर्तन आना शुरू होगा। मौलिक परिवर्तन का मतलब क्या है, इनका जो स्वरूप है पहले उसमें परिवर्तन आ जाएगा, इनके बाद इनकी जो संरचना है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, इनमें जो विशेषताएं हैं इनकी विशेषताओं इसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इसमें जो है विशेष रूप से जो है इनमें जो महिलाओं की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इनमें विशेष रूप से जो है दासियों की जो स्थिति है में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा ये, इस तरह से ये। ठीक है, तो ये सब परिवर्तन के अलग अलग इसमें तत्व आएंगे। क्लियर यहां तक ये, यहां तक मैंने क्या बता दिया, पूरा एक ढांचा है अब आपके सामने। ठीक है, जो प्रश्न बनेंगे हमारे पास में वो यही से बनेंगे, ये प्रश्न जो बनेंगे हमारे पास में यही से बनेंगे। कैसे, तो एक पूरे कालखंड को मैंने क्या बताया, भगवान बुद्ध के काल से जोड़ करके उनको भगवान बुद्ध का काल, बुद्ध काल। ठीक, तो ये किसके काल के बाद, किसके काल के बाद, किस कालखंड के बाद का है ये जो किस कालखंड के बाद का है ये बुद्ध क्या है वैदिक काल की बात कर रहे हैं ये। मतलब हम जो है 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक की जो प्रमुख जो बातें हैं, जो इतिहास है, हम उनको समझ रहे हैं। अब उसको समझने के लिए जो है मुख्य जो बातें, मुख्य उसका आयाम कह सकते हैं, जिनको हमें समझना है, जिसमें हमारी सोच बननी चाहिए, हमारे जो है पढ़ने के जो तरीके हैं उसमें ये 4 बातें कम से कम होनी चाहिए दिमाग में, स्ट्रक्चर। पहली बातें मैंने क्या बताया, एक राजनीतिक उनका स्वरूप किस प्रकार का है, मतलब इस 600 बीसी में राजनीतिक स्तर पर ऐसा क्या हुआ। जैसे कि वर्तमान में अगर अभी चलो अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये वाला फेज लेते हैं, अगर मान लो कि भारत के राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है, तो एक तो बातें बहुत सामान्य कह सकते हैं कि चुनाव भी चल रहा है, चुनाव का माहौल बन रहा है धीरे धीरे करके ये। अब चुनाव तो माहौल बन रहा है तो कहां पर बन रहा है, कहां पर चल रहा है, तो देख लेंगे आप लोग। जम्मू कश्मीर में हो रहा है क्या, हरियाणा में कुछ हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो ये सब देख लेंगे ये।
ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक चुनाव वाला हो गया। दूसरी तरफ और भी बातें अगर देखें तो और गलियारा में क्या चल रहा है, राजनीतिक गलियारों में, तो कुछ कुछ जो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री या फिर और भी अलग अलग लोग जो है यहाँ वहां आजकल घूमते हैं और कई जगह पर कहीं पर शिलान्यास कर रहे हैं, तो कहीं उद्घाटन कर रहे हैं, ये भी चल रहा है। अब कुछ लोग बाद में फिर क्या कहेंगे, कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हाँ उनकी सड़कें बना रहे हैं और तोड़ रहे हैं, फिर से बना रहे हैं, फिर से तोड़ रहे हैं, ये वाला का। तो ये भी क्या है, जैसे चलता रहता है ये। तो वैसे में किसकी बात कर रहे हैं, रणनीति में। अब इसमें क्या है, विदेशी आक्रमण हो गए क्या, नहीं हुआ विदेशी आक्रमण कोई, ठीक है, मगर हाँ आए दिन वो अमेरिका या फिर बाकी और देश वाले जो है कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। ईरान में जो है वो कुछ जो उनके जो खयामी जो प्रमुख है वो भी कुछ भारत को लेकर बातें कह दिया। तो ये तो कैसे चलता है, ये क्या है, यही राजनीति है, क्या है यही। तो हम ये बातें कब कर रहे हैं, 600 बीसी में से क्या चल रहा था उस समय राजनीतिक गलियारों में, ठीक है। तो उस समय जो है प्रारंभिक बताएंगे, तो प्रारंभिक मैंने क्या क्या बता रखा है, एक जन हुआ करता था, आगे फिर जनपद बन गया, फिर अब वही जनपद क्या बन जाएगा, महाजनपद बन जाएगा। 16 महाजनपद थे, ये अच्छे से याद कर लीजिए। अभी दो ग्रंथ की बात करूंगा मैं, एक अगुंतर निकाय है, एक क्या है, अगुंतर निकाय। निकाय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कई निकाय है, कई निकाय है, कई निकायों में से जो मैं एक निकाय की बात कर रहा हूं मैं, और आगे जब बताऊंगा तो बताऊंगा निकाय अलग अलग होते हैं। तो निकाय जो बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ है उनमें से एक निकाय की बात कर रहा हूं मैं, जिस निकाय को कहते हैं अगुंतर निकाय। वैसी जो है जैन धर्म के जो है कई साहित्यिक ग्रंथ है, उनमें से एक जो ग्रंथ है जिनको पहले भी जिक्र किया हूं मैंने, उससे क्या बोलते हैं, भगवती सूत्र। क्या कहते हैं, भगवती सूत्र। दो ग्रंथ याद रखेंगे आप। नंबर 1 अगुंतर निकाय की बात किया मैंने, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। दूसरा और जो है कौन सा है, भगवती सूत्र। ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। अगुंतर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा मैंने क्या बताया, भगवती सूत्र ग्रंथ है, जिनका संबंध किससे है, जिनका संबंध किससे है, जैन धर्म से है। और जैन धर्म से है इसका मतलब इनकी लिखावट, इनकी भाषा लिखने की, इस ग्रंथ की वो क्या है, प्राकृत है। और बौद्ध धर्म का क्या है, पाली। बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट रखेंगे ये, बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट रखेंगे। बौद्ध ग्रंथ की जब भी रचना होगी पहली सदी से पहले तक, वो सब के सब रचे किसमें, पाली ग्रंथ में, पाली भाषा में। ये कौन सा है, पाली में। जबकि जैन के जो ग्रंथ है समानतः किस में रचे गए हैं, वो प्राकृत में रचे गए हैं। ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, राइट। मेरी बातें समझ में आ रहे हैं। ऑनलाइन में सभी बच्चे जो है रिप्लाई करेंगे। मैं दो ग्रंथ की बात, दो ग्रंथ का नाम बताया हूं, एक अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय, और दूसरा जो है भगवती सूत्र। सभी ऑनलाइन में जो बच्चे मुझे मैसेज करके इसको रिप्लाई करेंगे, दोनों का नाम लिखेंगे मुझे, ये उन्हें इसमें नाम लिखकर मैसेज करेंगे इसमें, ये क्या बातें हैं इनमें से, ठीक। तो ये बताया मैंने कौन सा, यहां पर क्या है, जन था, जन क्या बन गया, जनपद बन गया, जनपद से क्या बन गया, महाजनपद बन गया। उनके बाद फिर मैंने क्या बताया कि महाजनपद धीरे से फिर आगे जो है अपने राज्य विस्तार किया। उनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण कौन था, मगध था। उसने अपना एक साम्राज्य बना लिया। कौन सा साम्राज्य बना लिया, मगध साम्राज्य बना लिया, ठीक। तो मगध साम्राज्य का उदय हो गया। उसमें प्रमुख राजवंश, कई अलग अलग राजवंश है, उनके शासक और उनकी उपलब्धि ये। और यही आगे चल करके मगध साम्राज्य जो है, आगे चल करके मगध साम्राज्य जो है उसने आधार दे दिया, उसने आधार दे दिया। छूट रहा है यहां पर कौन सा, मौर्य। आगे जो है यही किसको प्रेरित करेगा, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हो जाएगा, 400 बीसी में। उसी के आधार पर इस मौर्य इस मगध साम्राज्य के बेसिस पर आगे 400 बीसी में, ठीक है। तो इस समय तो यहां पर क्या हो गया, राज्य क्या बन गया, एक साम्राज्य बन गया। अब राजनीति के अंतर्गत क्या पढ़ लिया हम लोग, ये तो महाजनपद है, मगर इस महाजनपद में क्या होगा, राजतंत्रात्मक होगा। सामान्यतः महाजनपदों में राजतंत्रात्मक ही रहे हैं, सामान्यतः महाजनपद में राजतंत्रात्मक ही रहे हैं, ठीक है। तो राजा होगा, उसकी क्षेत्र होंगे,
उनके अधिकारी और कर्मचारी होंगे, उनके वंश होंगे, उनके पूरी व्यवस्था होगी है, राइट। उसके बाद दूसरा मैंने बताया, दूसरा स्वरूप का जो राजनीतिक क्षेत्र हुआ करता था वो कौन था? गणतंत्र। वो कौन था? गणतंत्र। एक राज्य में अगर राजा प्रमुख है तो उनको क्या बोलेंगे? राजतंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? राजतंत्र कहेंगे। दूसरा कौन सा है? गण के मुखिया यदि गणपति जैसे है जो आपसी आम सहमति से मिलजुल कर करके शासन चलाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? गणतंत्र। तो ऐसे जो है हमें बुद्ध के काल में जो है कितने गणतंत्र की जानकारी मिलती है? 10 गणतंत्र की जानकारी मिलती है। किससे? 10 गणतंत्र की जानकारी मिलती है। अब कितने महाजनपदों की जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। तो 10 गणतंत्र और 16 महाजनपद। मगर ये गणतंत्र बहुत लंबे समय तक खुद को बचा नहीं पाए। आगे किसी न किसी तरह से वहां जो है जो 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 राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, जो राजा थे, उनको किसी न किसी रूप में धीरे धीरे करके सबको समाप्त कर दिया और वो सब किसी मिल गए? राज्य में मिल गया। ठीक है, साम्राज्य में मिल गए। तो ये मैंने क्या बताया, कैसे जो है राजनीतिक जीवन में इस प्रकार से बदलाव हुए। ठीक है, तो मगध साम्राज्य और वहां से कहां तक? मौर्य साम्राज्य तक। ठीक, इसी समय बताया मैंने क्या हुआ है? विदेशी आक्रमण हुआ है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विदेशी आक्रमण हुआ। तो विदेशी आक्रमण करने वाले कौन लोग हैं? कुछ विदेशी, विशेष कहां से आए? कोई ईरान से आया, कोई यूनान से आया, वो लोग है ये। ठीक है, उनका यहां पर आक्रमण हुआ। तो स्वाभाविक है वो इस भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपना प्रभाव डालेगा। ठीक, तो विशेष इनका प्रभाव जो है कई प्रकार से, जीवन के कई आयाम में जो है उनका प्रभाव, मगर विशेष रूप से जो है उनका जो शिल्पकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनका शिल्पकला में उसने बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव, मितभांड बनाने के नए तरीके आए, आगे जो है मूर्ति बनाने का नए तरीका आगे चल करके यही इसी क्षेत्र में है। मूर्ति और ये सब चीज बनाने का, नए नए जो है वस्तुएं बनाने, कलात्मक वस्तुएं, क्योंकि यूनान के लोग भी अपने प्रकार से बनाए और भारत के लोग बनाते ही थे, तो दोनों का सम्मिश्रण वाला संस्कृति, नए प्रकार की कला शिल्प का विकास हुआ। ईरानी लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी जो है पूरी नई विचार को ले आया। वो पाइथागोरस प्रमेय वाला जो है, पाइथागोरस प्रमेय नाम सुने हैं? ठीक है, क्रांति सर वही याद करवाते होंगे, अब बहुत आसान है, जो बार बार पूछते होंगे। ठीक है, क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और क्या है? लंब का वर्ग, यही है ना। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज मिला तो यही फार्मूला लगा दीजिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी और जो है त्रिभुज है उसमें वही फार्मूला लगाते हुए घूम रहे हैं, प्रश्न उत्तर गलत। ठीक है, हाँ, यहां तक हो गया। ये राजनीतिक वाला हुआ। फिर मैंने क्या बताया? आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन क्या है? उन्नत कृषि व्यापार वाणिज्य आधारित व्यवस्था। उन्नत कृषि क्यों? क्योंकि अब लोहे का ठीक ठाक मात्रा में प्रयोग होना शुरू हो चुका है। ये पूरी जमीन जो उत्तर गंगा का जो मैदानी वाला क्षेत्र है, जो सब क्या है? दोआब क्षेत्र है, बहुत फर्टाइल लैंड है, मानसून बिल्कुल उसके खेती के अनुकूल है। ये अलग बात है, उस समय कभी कभी जो है ऐसा जो है साइक्लोन और यागी जैसे साइक्लोन भी आ जाते हैं। यागी साइक्लोन नाम सुने होंगे? यागी साइक्लोन नाम सुने हैं? नहीं सुने होंगे, सुन लेंगे। इनका बहुत अच्छा प्रभाव, अच्छा प्रभाव तो नहीं कहा जाए, खराब प्रभाव भारत में भी पड़ ही रहा है यारी। ठीक है, कुछ दिन पहले वियतनाम तक, फिर चाइना में थोड़ा परेशान करके अब कहां पहुंच गए हैं? भारत तक दस्तक दे दिया और दिल्ली विल्ली तक, और इधर दस्तक भी दे रहे हैं, और इधर बिहार यूपी में और छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है ना बारिश बारिश। वो जो है उस यागी का प्रभाव है। ठीक है, वो साइक्लोन है यागी, नाम भी नहीं पता है। पिछले 10-15 दिन से पूरी दुनिया में जो है पूरा हाहाकार मचा रखा है, और यागी। ठीक है, तो ये भी क्या है? तो उस समय मानसून भी कई बार असफल हुए हैं, इस बार तो मानसून ठीक है हमारा ये। ठीक है, ये सब मानसून ठीक चल रहा है। हवाई मानसून का वापसी का समय कुछ दिन बाद में शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से वापसी होंगे, मगर वापस जाते समय जो है ना ये फिर भी कुछ न कुछ वर्षा कर ही देते हैं ये। ठीक है, ये चल रहा है ये। तो क्या है, अब यहाँ पर खेती बाड़ी में क्या है? एक तो अच्छी जमीन है, खेती करना ठीक जानते हैं, लोहे के उपकरण बन गए हैं। ठीक है, और अब राजा भी प्रयास करता है ज्यादा खेती बाड़ी, पशुधन उनके मजबूत
रहे। तो अर्थ व्यापार वाणिज्य की मात्रा बढ़ गया। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। फिर मैंने क्या बताया, अब उनके नहीं, इसमें एक चीज और बच रहा है। ठीक है, इसी में बताया मैंने। हाँ, तो इसमें क्या है, अब यहां पर क्या होगा, नगरीकरण की मात्रा बढ़ेगी। यहीं पर क्या होगा, नगरीकरण। दूसरे क्या होगा, इसमें नगरीकरण होगा, वो नगरीकरण की मात्रा बढ़ेगी। नगरीकरण बढ़ेगा और नगरीकरण के साथ साथ जो है, चूंकि अभी तक ऐसा कोई शिल्प कला और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, इस कालखंड में जो है क्या बनेगा, नगरीकरण भी आएगा। इस कालखंड में क्या है, इसमें नगरीकरण जुड़ेगा, नया तत्व, एक नगरीकरण, और दूसरा जो है इसमें आहत मुद्रा। कैसा मुद्रा, आहत मुद्रा। आहत मुद्रा पंच मार्क क्वाइन कहते हैं। आहत मुद्रा मतलब क्या होता है, पंच मार्क क्वाइन। क्या बोलते हैं, पंच मार्क क्वाइन, आहत मुद्रा। टीन, कभी कभी टीन भी कह देते हैं, कभी चांदी के जो धातु के टुकड़े हैं, चांदी धातु के जो टुकड़े हैं उस पर ठप्पा लगा करके ऐसे बनाए जाते थे, इसीलिए इनको आहत सिक्के या फिर कभी कभी इनको जो है पंच मार्क सिक्के भी कहते थे। ये और नगरीकरण, ये इस कालखंड में आर्थिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था रहा। ठीक। फिर मैंने क्या बताया, आगे चलकर के इसमें क्या आ जाएगा, इनका सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में क्या हो गया, नए तत्व, जिसमें समानता की भावना है, समतावादी तत्व है ये, जिनमें क्या है, समतावादी है, समानता है इसमें। ये इनकी समाज संरचना संरचना इस स्वरूप में क्या है, बहुत ही कठोर हो चुका है। अब ये कठोर भी है और साथ में क्या है, जटिल हो गया है। इनकी समाज की संरचना जो है, विशेषताएं में जो है कई विशेषताएं हैं, पहनावा, उनके रहन सहन, जीवन के स्तर में कई परिवर्तन आने शुरू हो गए। उस सब की बातें बताऊंगा मैं यहाँ पर। ये वर्ण के बारे में है, इसमें जाति के बारे में है, ठीक है, और आश्रम व्यवस्था है, और कई सारी बातें इसमें, ये सब इसका हिस्सा है, सामाजिक वाला। फिर मैंने क्या बताया, एक धार्मिक और दार्शनिक पक्ष जो इनमें पढ़ना है हमें, ये समझा रहे ना। ये तो धार्मिक पक्ष में कौन सा है, पूर्व वैदिक काल में पहले कैसा हुआ करता था, अब यहाँ उसमें परिवर्तन आ चुका है, नए धर्मों का उदय हो गया, हम ये भी समझ चुके हैं, जैन और बौद्ध धर्म। दार्शनिक पक्ष में तात्विक पक्ष और उनके कर्मकांडी पक्ष, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ना शुरू हो गया। साथ में सूत्र ग्रंथों की रचना करके जो है छठ दर्शन को यहाँ पर जो है स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से जो है 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो हमें जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूरे उसके ये आयाम है। राइट, कल जब हम बात करेंगे तब इस पर 1 बाय 1 करके आगे बढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे इसमें रणनीतिक। तो कल आप लोग जो है महाजनपद और गणराज्य, गणतंत्र, 16 महाजनपद, उनको रट्टे मार करके आएंगे आप लोग, उनकी राजधानियां क्या है और उसके प्रमुख कुछ नगर क्या है, और उसके बाद फिर उसमें जो है अवंती और मगध, ठीक है, किसने किसकी स्थापना किया था और किसने कहां पर आक्रमण किया और कौन फिर धीरे से अपना साम्राज्य का विस्तार किया, उसकी बात कर लेंगे। और साथ में इसी समय हम लोग और जो है उसी के साथ पैरेलल पढ़ लेंगे हम लोग जो है इसमें, नहीं वो तो गड़बड़ कर देगा, महाजनपद ही पहले, उसके बाद फिर जो है उसमें उसी के अंदर का फिर मगध साम्राज्य पढ़ेंगे हम लोग। तो राजनीतिक वाले पहले पूरा खत्म करेंगे, फिर जाएंगे हम लोग जो है सामाजिक में, तब जाके वहां पर उस समाज और राजनीति के बेसिस पर जो उद्भव होगा कौन सा, धर्म का, धार्मिक वाला ये। अच्छा, आर्थिक वाला भी ये, ठीक है। तो समाज से पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक। पढ़ने का तरीका क्या क्या हो गया, रणनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, 4 बातें। अब ये पूरा का पूरा जो है समझ लो कब तक चलेगा, आधुनिक भारत तक यही चलेगा। 4 बातें दिमाग में हमेशा रखना है ये, ठीक है। बाकी फिर हम कल बात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।